हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक आचार्य प्रशांत हैं, उनको वेदांत का, गीता का गुरु माना जाता है। तो उनसे अगर कोई सवाल करता कि भाई हमारी माता जी कहती थी गीता में लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो आचार्य प्रशांत उसको जवाब देते हैं, कहाँ पढ़ा आपने ये है? गीता में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो आचार्य प्रशांत इसका जवाब देते हैं कि सत्य कर्म करो, जो निष्काम कर्म होते हैं, जो पूरी निष्ठा से और क्या है सच की तरफ कर्म होते हैं। कहते हैं जब वो कर्म करते हो तब आपको फल की चिंता ही नहीं होती, तो वो सत्य कर्म होते हैं। वो ये कर्म नहीं होते कि माता जी ने आपकी कह दिया कि भाई कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कि वो कोई भी कर्म हो, कि वो आप दुष्कर्म कर रहे हो कहीं पे, वो दुष्कर्म करते रहो, किसी और को पीड़ा देते रहो तो तुम्हें फल की चिंता नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें कभी भी हम काम कर रहे होते हैं, हमें उस दिशा में काम करना चाहिए, उस दिशा में जाना चाहिए जहां पे हमें खुद को फल की चिंता हो ही ना। ठीक है, क्योंकि हमें अंदर ही अंदर सपोर्ट मिलता रहता है, हमें अंदर ही अंदर लगता रहता है कि हम किसी सही दिशा की तरफ जा रहे हैं, हम सोसाइटी को सही तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी में एक मेरा कज़न है, तो वो मेरे से बोलता कि भाई YouTube पे मैं भी वीडियो बनाया करूँगा, मैं भी ये करा करूँगा। ठीक है, उसने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर हो गए 1000 से ऊपर, तो उसने मुझे भी कहा कि नहीं मैं भी बनाऊँगा, मैं भी अच्छा YouTube चैनल बनाऊँगा। तो मैंने उसको सिंपल एडवाइस दी कि भाई ऐसा होता है, YouTube चैनल तो सबका खुल जाता है, पर क्या है लगातार वीडियो डालना, लगातार अपना कंटेंट बनाना। आप तभी बना पाओगे जब आप किसी सही दिशा पर देख के सोसाइटी को सही दिशा पर ले जाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तब क्या है, तब आपको इंटरनली सपोर्ट मिलता रहेगा कि क्योंकि क्या है, शुरू शुरू में अब YouTube चैनल बनाते हैं तब उसमें व्यू कितने आते हैं, 10 जनों ने देख लिया, 15 जनों ने देख लिया, तुम्हें खुशी मिल जाती है कि भाई 15 लोग देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, पर ये जो बाकी लोग हैं अब हंसी मजाक के बना रहे हैं कोई, ठीक है, अब वो अंदर ही अंदर से लेके चल रहा है हंसी मजाक वाला कि भाई मैं लोगों का डिप्रेशन दूर करना चाहता हूं इसलिए मैं बना रहा हूं। ठीक है, वो तो कंटेंट होता है कि भाई ठीक है, उसके अंदर से उसके दिमाग में है कि वो किसी सत्य कर्म की तरफ जा रहा है, उसकी निष्ठा है लोगों को डिप्रेशन से दूर करना, इसीलिए वो क्या है, वो कंटेंट बनाता हुआ चला जाएगा। आधे से ज्यादा कॉमेडियन यही तो करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से बैक से सपोर्ट रहता है कि वो दुनिया को सही मैसेज देना चाहते हैं इनडायरेक्टली अपने कॉमेडी के थ्रू। और ऐसे ही जैसे मैं यूट्यूब चैनल पे बनाता हूं, मैं क्यों बना पाता हूं ये वीडियोस, ज्यादातर होती हैं एजुकेशनल पर्पसेस पर। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट की एजुकेशन पे ऐसी खिचड़ी पका रखी है ना लोगों ने क्या, हमारी गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इस चीज में, क्योंकि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के। स्टॉक मार्केट में है क्या, स्टॉक मार्केट में आपके पास बिजनेसेस हैं जिनको आप बाय करते हैं रीजनेबल वैल्यू पर, और फिर उन कंपनी को होल्ड करते हैं, कंपनी ग्रो करती रहेगी, आपका पैसा ग्रो करता चला जाएगा। पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों को ऐसी खिचड़ी पका देते हैं लोग बाग, नहीं फलाना बिजनेस 40% कैगर से या 30% कैगर से ग्रो कर रहा है तो इसका तो आपको पीई देना चाहिए 100 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल, नहीं इसका पीई देना चाहिए आपको 1000 टाइम्स अर्निंग मल्टीपल। आप मुझे ये बताइए, बेसिक कॉन्सेप्ट को इतना तोड़ मरोड़ दिया कि भाई बाकी लोग इतना हाई वैल्यूएशन पे कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए। क्यों भाई, हम तो नहीं करते, हम तो बेसिक जैसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, हम तो वही सोच रख के लेके आएंगे स्टॉक मार्केट में। ऐसा ही शायद बेंजामिन ग्राहम की सिक्योरिटी एनालिसिस में था कि ऐसा होता है 1912 कब 1912 उस टाइम 1912 से 1950 1918 तक, तब भी शेयर्स ट्रेड होते थे स्टॉक मार्केट में, तब भी बड़े बड़े बिजनेसेस खरीदते थे, पर उस टाइम तक क्या है स्पेक्यूलेटर्स नहीं घुसे हुए थे स्टॉक मार्केट में।
जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे ना, वो इन्वेस्ट करते थे ये देखकर कि बिजनेस इज रीजनेबल वैल्यू पर है, अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैं, तो वो इन्वेस्ट कर देते थे। इसीलिए ज्यादातर तो जो बैंक्स के बिजनेस थे, 1912 में भी जेपी मॉर्गन शायद बैंक था उस टाइम पर भी, ठीक है, तो इनके शेयर्स ट्रेड होते थे और बैंक्स के शेयर कभी भी डिविडेंड नहीं देते थे उस टाइम पर, इतना डिविडेंड नहीं होता था जैसे बाकी कंपनी थी, ऑयल एंड गैस की कंपनी, ये बहुत बड़े रॉथचाइल्ड थे उस टाइम पे, हाँ उनके हो गए, स्टैंडर्ड ऑयल वाले जो ओनर हैं उनकी कंपनी, ठीक है, तो वो कंपनियां क्या थी, डिविडेंड पेइंग थी, इसलिए बाकी इन्वेस्टर तो डिविडेंड देख के आते थे, पर बैंक्स के शेयर भी लोग बाग ओन करते थे, और सिर्फ वो वही लोग ओन कर पाते थे जिनको पता था कि वो बिजनेसेस के साथ ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि उस टाइम पर पहली बात तो 1912 के अराउंड पैसा था ही नहीं किसी के पास। अमेरिका में भी पैसा उन्हीं के पास था एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो एक्चुअली बिजनेसमैन थे, जिनके पास दूसरी तरफ से बिजनेस से ही पैसा आ रहा था। फिर वो स्टॉक मार्केट में आते, वो देखते अच्छा ये बैंक है, ये बैंक ग्रो कर रहा है, ये अभी रीजनेबल वैल्यू पर अवेलेबल है, मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं। फिर उसके बाद 1918-20 के बाद जब स्पेकुलेशन घुसा मार्केट में, जब 1929 तक इतना हाई चला गया था मार्केट, उस दौरान में भी, ठीक है, फिर तो स्पेकुलेटर घुस गए, फिर तो स्टॉक मार्केट का सत्यानाश होना ही है। तो यही स्पेकुलेटर होते हैं, हाई हाई वैल्यूएशन देते 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 इतना हाई पे करके जाते हैं। उस टाइम पर क्या है, बिजनेस वालों का भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई तुम हमें 1 रुपए वाली कमाने वाली कंपनी के लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार हो, वाह भाई वाह। इसीलिए पर हमें उसी कॉन्सेप्ट पे जाना है जो 1912 1915 में था। वो क्या था कि भाई उस टाइम के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए कि हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं सिर्फ बिजनेसेस को बाय करने के लिए, ठीक है। और मेरा भी मैसेज इस YouTube चैनल से सिर्फ सिंपल यही रहता है, हम स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं बिजनेसेस को बाय करने के लिए एट अ रीजनेबल वैल्यू। इसीलिए हम देखते हैं बिजनेस की ग्रोथ कितनी होगी, कंपनी अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा पाएगी धीरे धीरे या नहीं। और अगर कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ा पाएगी और कंपनी की मैनेजमेंट स्टेबल है, कंपनी की बैलेंस शीट तगड़ी है, कंपनी कहीं बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, अगर हमारे पास ये सब सबूत है तब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखकर इन्वेस्ट करते हैं हम अपनी, और हम उस कंपनी में एज अ रेंटर नहीं होते, हम कंपनी में होते हैं ओनर। भाई मेरा तो मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है, लोगों को किसी तरह शॉर्ट टर्म, ये स्कैम्स होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म माइंडसेट वाले लोग जो भरे पड़े हैं स्टॉक मार्केट में, इनसे अलग हटाना, इनसे बचाना, ठीक है। इसीलिए तो अब मैं ये तो कहता नहीं कि भाई मेरा प्योर मोटिव वही है कि क्या है, अब मैं कृष्ण ने जो कर्म बता रखे हैं वो कर रहा हूं, पर कोशिश यही रहती है। इसीलिए तो मैं धड़ल्ले से वीडियो बनाता रहता हूं, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डाल देता हूं। क्यों डाल देता हूं? क्योंकि क्या है, एक तरह से कोई सपोर्ट रहता है कि भाई मैं कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी को सही दिशा में या उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जिस दिशा में मैं चाहता हूं सोसाइटी को, शॉर्ट टर्म माइंडसेट से दूर। अब आप ये सोचिए कि जो अगर आपको लगेगा हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी शॉर्ट टर्म माइंडसेट पे जी रहा है, तो लॉन्ग टर्म तो भाई कोई अप्रोच रखेगा ही नहीं। अब लॉन्ग टर्म अगर तुम अप्रोच नहीं रखोगे तो अपनी अगले आने वाली जनरेशन को क्या देके जाओगे? और शॉर्ट टर्म अप्रोच में आपको लगता तो है कि भाई 10 से 15% पैसे कमा लिए, पर वो एंड ऑफ द डे जाकर पैसे नहीं आते हाथ में। एंड ऑफ द डे जाकर आप वो 10 से 15% कमाते हैं और उसको उड़ा देते हैं, फिर आप दोबारा से 10 से 15% ही कमाने जाएंगे क्या? हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें तो ऐसा करना है कि हमने कोई शेयर खरीदा 10 रुपीज का, ठीक है, वो 10 रुपीज का शेयर जब 10x होगा ना, ठीक है, 10x का मतलब होता है कि वो शेयर हो जाएगा 100 रुपीज का, ठीक है, तो हमारा हो गया गेन 10x।
उस 100 रुपीज का होते ही वो शेयर अगर 10% भी बढ़ता है ना किसी दिन, तो हमें वो ओरिजिनल वैल्यू एक दिन में दे जाएगा। ठीक है, अब हम चिंदी चोरी करके वो 10 रुपए का शेयर हम इसलिए खरीदें क्या कि वो 1.5 रुपए बढ़ गया इसलिए हम खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम उस शेयर को इसलिए खरीदेंगे कि वो 10 रुपए का शेयर आगे जाकर कंपनी बढ़ेगी तो 100 रुपए का हो, और उस 100 रुपए के बाद वो पर डे भी ऊपर नीचे जाए, तो पर डे कह रहा हूं मैं, ठीक है, पर डे भी ऊपर नीचे जाए तो उससे ज्यादा जाएगा जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमने पे करी थी। हमारी चिंदी चोरी शुरू में नहीं रहती, बाद में भले ही हम कर लेंगे चिंदी चोरी कि ठीक है 100x जब 10x हो जाएगा हमारा तब कर लेंगे हम चिंदी चोरी। उससे पहले हमें चिंदी चोरी नहीं करनी अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेजेस पर। और सोसाइटी में ये मैसेज देना बहुत आसान है कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो। शॉर्ट टर्म का पैसा तो वो होता है जो आपको जेब में दिखता है, खर्च करने के लिए दिखता है, पर हम ऐसी सोसाइटी में रहना नहीं चाहते। अब सभी जब शॉर्ट टर्म माइंडसेट पे जिएंगे, आप सोचिए जंगल राज हो जाएगा सोसाइटी में। ऐसे जंगल राज में आप जीना चाहते हैं क्या? शॉर्ट टर्म थिंकिंग ही लोग बाग रखेंगे, लोग बाग सोचेंगे ये 1 घंटा है मेरे पास जीने के लिए, छोड़ो, हम क्यों सोसाइटी के रूल्स माने, हम क्यों सोसाइटी की बात माने, हम तो कुछ भी पहन के निकलेंगे बाहर, या हम तो नहीं निकलते भाई, कपड़े उतार के निकलेंगे बाहर, हम क्यों सोसाइटी के रूल्स माने, हम तो शॉर्ट टर्म में जी रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। ऐसे लोग, ये चारवाक थॉट्स हैं ये शायद, ठीक है, चारवाक थे कोई 2000 साल पहले, तो उनके चारवाक रिलीजन में था कि भाई कंज्यूम करो और उसको पे मत करो, ठीक है, कर्जा लेते रहो, खा जाओ उस कर्जा लेके और उसको पे मत करो, वापस मत दो, लोन ले लो, खर्च कर दो, उसके बाद मनी लेंडर को बोल दो भाग जा भाई, है ही नहीं मेरे पास कुछ देने के लिए। ऐसे लोग सोसाइटी में नहीं चाहिए। ऐसे लोग क्या हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में तो आने ही नहीं देते सोसाइटी को। और हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग किस लिए चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म थिंकर्स चाहिए होते हैं हमें। एक मैं एग्जांपल लेता हूं बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे का। अब वॉरेन बफे को लोग बाग सोचते हैं कि भाई ये तो वॉरेन बफे बस ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में और क्या ये टाइनी पीई में जो कंपनी बिक्री होती है सस्ती वैल्यूएशंस पर, ये तो उन्हीं में इन्वेस्ट करता रहता है, उन्हीं से धीरे धीरे कंपाउंडिंग करके पैसा कमाता रहता है। एलोन मस्क कितनी बुराई करता है वॉरेन बफे की, देखना टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, ये सिर्फ खाने पीने की इन कंपनियों में इन्वेस्ट करता रहता है। I mean, take Warren Buffett, for example. And to be totally frank, I'm not his biggest fan. But, he does a lot of capital allocation. And he reads a lot of sort of annual reports of companies and the accounting, and it's pretty boring, really. And he's trying to figure out does Coke or Pepsi deserve more capital? I mean, it's kind of a boring job if you ask me. But it's still a thing that's important to figure out, like which is a company deserving of more or less capital? Should that company grow or expand? Is it making products and services that are better than others or worse? And, should, if a company is making compelling products and services, it should get more capital. And if it's not, it should get less or go out of business. अब मैं बताता हूं रियल वॉरेन बफे है क्या। वॉरेन बफे ने पैसे तो कमाए इनिशियली जितने भी, पर जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोच कर करी है। एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग अब कैसे काम करती है वॉरेन बफे के हिसाब से? वॉरेन बफे ने एक उनकी बर्कशायर एनर्जी करके है। अब बर्कशायर एनर्जी ने ना एक कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया कहीं से कि भाई हमारा काम है लोगों को सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करना। अब बर्कशायर हैथवे जो लॉन्ग टर्म की सोच रख सकती है, क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स ही कहते हैं थिंक लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब वो क्या है, जो उनकी एनर्जी पावर प्लांट से बन रही थी, जो कि एनर्जी डेफिशिएंट पावर प्लांट थे, जो पेट्रोलियम से बना रहे हैं, कोयले से बना रहे हैं। अभी भी बर्कशायर एनर्जी की बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं, जो ये एनर्जी पावर प्लांट हैं, वो कोयले से और पेट्रोलियम से बना रही हैं। पर बर्कशायर हैथवे बाकी चीज में भी इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है वो लॉन्ग टर्म तक रह सकती हैं इन्वेस्टेड। इसीलिए
बर्कशायर हैथवे के पास तो सबसे अच्छी चीज क्या है, उनके पास कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो बर्कशायर पे पावर डिपेंडेंट हैं और जो बर्कशायर हैथवे से खुश हैं। बर्कशायर हैथवे को पैसा कमाने में भी अच्छा पैसा कमाती है, 10 से 15% का शायद ओवरऑल कमाई लेती है बर्कशायर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बर्कशायर एनर्जी आगे के लेवल पर सोच सकती है, क्योंकि जहां पर दूसरी पावर कंपनियां हैं वो बैंकरप्टी होती हैं। पब्लिक यूटिलिटी में जो भी कंपनियां हैं ना, वो क्या है, ओवर एक्सटेंड हो जाती हैं, उसके बाद वो अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाती पैसे, या ज़्यादा कलेक्शन होता है तो कंज्यूमर ही भाग जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बैंकरप्ट हो जाती हैं। पर बर्कशायर हैथवे को पता है वो बैंकरप्ट नहीं होगी, इसीलिए बर्कशायर हैथवे ने क्या करा, ये जो पावर प्लांट अपने लगा रखे हैं ना, ये जो एनर्जी ले रहे हैं कोयले से, पेट्रोलियम से, इसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रही है। और वो भी किस में कन्वर्ट कर रही है, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि बर्कशायर हैथवे को पता है वो स्टेबल कंपनी है, उनको अपनी बैलेंस शीट मैनेज करनी आती है, और उनका ये जो यूटिलिटी बिजनेस है ये कंज्यूमर के लिए भी फ्रेंडली है, ये उनके लिए भी फ्रेंडली है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत भले ही 10% 15% कमा रहे हैं पैसा ओवरऑल अपने केपेक्स का, पर उनको पता है वो ये पैसा लॉन्ग टर्म कमा पाएंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म थिंकर्स ही ये सोच रख सकते हैं कि प्लैनेट को बचाने के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म थिंकर कभी नहीं करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने की कभी नहीं सोचेगा। शॉर्ट टर्म थिंकर तो ये रहेगा, अरे भाई आज जल्दी से जल्दी मैं जो गाड़ी सस्ती मिल सकती हो, जो पेट्रोलियम, अच्छा पेट्रोल गाड़ी सस्ती है तो पेट्रोलियम बेस्ड ही गाड़ी खरीदेगा और खूब तेल फूक के चला जाएगा, क्योंकि उसको तो मौज करनी है, उसको तो बल्ले बल्ले करना है। पर ऐसा लॉन्ग टर्म थिंकर्स का नहीं होता। मतलब लॉन्ग टर्म थिंकर्स भी पता चलेगा आगे जाकर आपको कि एलोन मस्क से ज़्यादा पैसे और एनवायरनमेंट ये बर्कशायर हैथवे बचा रही है। क्यों? क्योंकि ये जिनको भी अपने पावर ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी धीरे धीरे आगे जाकर, वो ज़्यादातर होगी विंड एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। और क्या चाहिए आपको? हमें किसी तरह से ये जानना है कि भाई हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। जो लोग बाग आपको जंगल राज में लेके जाना चाहते हैं ना, ये अल्फा मेल हैं, हम तो ट्रेडिंग करते हैं, आज के आज ही पैसा कमाते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। हम सोसाइटी में रहने वाले लॉन्ग टर्म थिंकर्स हैं। हमारा काम है अपनी सोसाइटी को किसी तरह भी लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन में मोड़ना, शॉर्ट टर्म वालों से दूर से दूर लेके जाना। ठीक है, इसीलिए मेरा तो ये एग्जाम्पल था कि क्या चीज़ मुझे मोटिवेट करती है यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए। इसीलिए अगर कोई दूसरा आदमी भी यूट्यूब का कंटेंट बनाना चाहता है तो मैं यही कहूँगा, अपना एक मोटिव रखिए। एक अगर आपका कोई मोटिव है ना, किसी का होता है अरे मुझे तो लोगों को अमीर बनाना है, इसीलिए मैं लोगों को कोचिंग दूंगा और शॉर्ट टर्म में सिखाऊंगा, तो उसका पैसा, उसका भी मोटिव है भाई, लोगों को अमीर बनाना चाहता है, वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से बता रहा है शॉर्ट टर्म सही है कि नहीं। पर मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से बता रहा हूं कि शॉर्ट टर्म इज रॉन्ग। लॉन्ग टर्म में आइए, टेंशन कम होगी और आपको असली पैसा बना के देगी। तो भाई मैंने आचार्य प्रशांत की इस वीडियो से यही निष्कर्ष निकाला कि भाई वो कर्म होते हैं जो सत्य के प्रति कर्म है, जो आप किसी डायरेक्शन में लेना चाहते हैं, पूरी सोसाइटी को लेके जाना चाहते हैं, जो आपके हिसाब से सही डायरेक्शन है। ये भी कहना पड़ेगा, क्या पता मैं गलत हूं, क्या पता शॉर्ट टर्म डायरेक्शन ही अच्छी डायरेक्शन हो, पर जो मेरे हिसाब से सही डायरेक्शन है वो तो है लॉन्ग टर्म बेस्ड अप्रोच। ठीक है, जो मेरे हिसाब से सही डायरेक्शन है मैं तो उसी तरफ लेके जाना चाहता हूं सोसाइटी को। तो मेरे हिसाब से तो भाई निष्काम कर्म, मेरे लिए तो निष्काम कर्म यही है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर गलत से गलत बोलना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के ऊपर हाई से हाई बोलना, आपको मैसेज देना वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और वैल्यू इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। और ये अप्रोच मेरी ज़्यादातर आगे तक जारी रहेगी। अगर आपको जानना है कि मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच कैसे काम करती है तो मेरी वैल्यू इन्वेस्टिंग एनालॉजी ऑफ अ चेयर देखना ना भूलें। इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एक वैल्यू इन्वेस्टर एक
नन्ही सी चेयर को कैसे खरीदता है, एक वुडन चेयर को कैसे खरीदता है, इसको आप अपने स्टॉक इन्वेस्टिंग से कंपेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।